प्यारे बच्चों, अभी हम लोग कन्नौज के मौखरी राजवंश जो 510 से 664 ईस्वी तक के बीच में शासन करते हैं, और इसके बाद परवर्ती गुप्त या उत्तर गुप्त जो समानांतर में शासन करते हैं, ये 510 से 725 ईस्वी तक इनका शासन था। इनके बारे में हम लोग क्रमशः चर्चा कर लेते हैं। मौखरी मूलतः गया जिले के निवासी थे, जो बिहार में पड़ता है। मुखर नामक आदि पुरुष के वंशज होने के कारण ये मौखरी कहे गए। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। मौखरियों ने सर्वप्रथम कन्नौज नगर को अत्यंत महत्ता प्रदान की। हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा, ये 510 से 550 ईस्वी के बीच में इन लोगों का शासनकाल रहा। कन्नौज के मौखरी राजवंश के संस्थापक की अगर बात करें तो हरिवर्मा थे। ये तीनों आरंभिक मौखरी शासक चक्रवर्ती गुप्त सम्राटों के सामंत के रूप में शासक थे और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। ईशान वर्मा 550 से लेकर के 574 ईस्वी के बीच में शासन इनका रहता है और ईशान वर्मा को कन्नौज के स्वतंत्र मौखरी राजवंश का संस्थापक कहा जा सकता है। इन्होंने गुप्त राजा को परास्त करके अपनी स्वतंत्र मौखरी राज्य की स्थापना की तथा महाराजाधिराज का पदवी धारण किया था। इनका राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा मगध के गया क्षेत्र में विस्तृत था। इसे हरहा अभिलेख में आंध्रपति, सुलेख व गौड़ विजेता कहा गया है। ईशान वर्मा का परवर्ती गुप्त शासक कुमार गुप्त से युद्ध हुआ और इसमें ईशान वर्मा पराजित होते हैं। फिर सर्ववर्मा का शासन आता है। ये 574 से 586 ईस्वी के बीच में शासक थे और कहा जाता है कि ये मौखरी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक होते हैं। इन्होंने परवर्ती गुप्त शासक दामोदर गुप्त को पराजित किया था और मगध पर अधिकार कर लिया। इनके समय में मौखरी राज्य अपने विकास के चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाता है। फिर अवंती वर्मा का समय आता है। ये 586 से 600 ईस्वी के बीच में शासक बनते हैं। यह भी अपने पिता के भांति शक्तिशाली शासक थे। परवर्ती गुप्त शासक दामोदर गुप्त को पराजित किया और मगध पर अधिकार किया। इनके समय मौखरी राज्य अपने विकास के चरम उत्कर्ष पे पहुंचता है। अवंती वर्मा की बात करें तो 586 से 600 ईस्वी के बीच में, मुझे लगता है कि सर्ववर्मा को दोबारा हमने बोल दिया था, क्षमा करिएगा। अवंती वर्मा 586 से 600 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल था। इनके समय में भी परवर्ती गुप्त मौखरियों की अधीनता स्वीकार करते थे। परवर्ती गुप्त शासक महासेन गुप्त अवंती वर्मा का सामंत था। इनके राज्य में कन्नौज के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक बड़ा भाग शामिल था। फिर ग्रहवर्मा शासक होता है जो 600 से 605 ईस्वी के बीच में होता है। ग्रहवर्मा का थानेश्वर के प्रभाकर वर्धन की पुत्री एवं राज्यवर्धन व हर्षवर्धन की बहन राजश्री से विवाह होता है। इनकी राजधानी कन्नौज थी। ग्रहवर्मा को परवर्ती गुप्त वंशी सम्राट देवगुप्त ने लगभग 605 ईस्वी में परास्त करके और मार डाला। थोड़ा सा राजश्री के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो पुत्रहीन राजश्री का समय जो है 606 से 647 ईस्वी के बीच में माना जाता है। पुत्रहीन ग्रहवर्मा के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी राजश्री को कन्नौज का शासिका बनाया गया। राजश्री अपने भाई हर्षवर्धन की देखरेख में शासन का संचालन करते रहे। चीनी स्रोतों के अनुसार राजश्री व हर्षवर्धन कन्नौज के शासन पर साथ साथ बैठते थे। हर्षवर्धन ने अपने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित कर लिया था ताकि राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह सहायता दिया जा सके।
राजश्री ने अपने भाई की सहायता से कन्नौज पर सफलतापूर्वक शासन किया। फिर सुचंद्र वर्मा 647 से 664 ईस्वी के बीच में शासक होते हैं। ये सुचंद्र वर्मा अवंती वर्मा का पुत्र एवं ग्रह वर्मा का छोटा भाई था। सुचंद्र वर्मा ने लगभग 664 ईस्वी तक शासन किया। सुचंद्र वर्मा कन्नौज के मौखरी वंश का अंतिम शासक था और इसके बाद मौखरियों की स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब मगध मालवा के परवर्ती गुप्त और उत्तर गुप्त की बात कर लेते हैं हम लोग, जो 510 से 725 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। यह कन्नौज के मौखरी राजवंश का समकालीन था, मतलब समानांतर में इनका राज्य चल रहा था। यह वंश चक्रवर्ती गुप्तों से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं था, बल्कि ये गुप्त शासकों के सामंत शासक थे। और जब मौखरी स्वतंत्र एवं प्रभुत्वशील हुए, लगभग उसी समय परवर्ती गुप्त वंश का भी उदय होता है। परवर्ती गुप्त शासक आदित्य सेन के असफगढ़ अभिलेख, जो गया जिला बिहार में है, जीवित गुप्त द्वितीय के देवबरनाक अभिलेख आरा जिला बिहार में प्राप्त होता है, आदि से परवर्ती गुप्तों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। परवर्ती गुप्त शासकों के नाम की अगर बात करें तो क्रमशः जैसे कृष्णगुप्त हुए, ये 510 से 525 ईस्वी परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। हर्षगुप्त होते हैं, फिर जीवित गुप्त 554 ईस्वी तक शासन करते हैं। कुमार गुप्त होते हैं, जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं और स्वर्ग प्राप्ति की लालसा से प्रयाग में इनका प्राणांत हो जाता है। फिर दामोदर गुप्त शासक होते हैं और मगध पर मौखरी नरेश सर्ववर्मा का आधिपत्य। परवर्ती गुप्तों का राज्य मालवा तक सीमित। दामोदर गुप्त की पुत्री एवं महासेन गुप्त की बहन महासेन गुप्ता का वर्धन वंशी नरेश आदित्य वर्धन से विवाह होता है। महासेन गुप्त फिर होते हैं, फिर देव गुप्त होते हैं, ये गौड़ नरेश शशांक से मित्रता और कन्नौज पर आक्रमण एवं मौखरी नरेश ग्रह वर्मा की हत्या व राजश्री को कन्नौज के कारागार में बंद करते हैं और वर्धन वंशी नरेश राज्यवर्धन के हाथों इनकी हत्या हो जाती है, देवगुप्त की। फिर माधव गुप्त होता है, ये 655 से ईस्वी से लेकर के शासन करते हैं। फिर आदित्य सेन होते हैं 655 से 675 ईस्वी के बीच में। परम भट्टारक महाराजाधिराज की ये उपाधि धारण करते हैं। परवर्ती गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे और परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। 3 अश्वमेध यज्ञ किया था इन्होंने और वैदिक अश्वमेध यज्ञ कराने वाले अंतिम महान राजाओं में एक चीनी यात्री हुएनसांग की भारत यात्रा वृत्तांत से पता चलता है। फिर देवगुप्त द्वितीय होते हैं, इन्होंने भी परम भट्टारक महाराजाधिराज और सकलोत्तर रापथनाथ की उपाधि धारण की थी। फिर विष्णुगुप्त होते हैं। फिर 12वें शासक जीवित गुप्त द्वितीय होते हैं, जो 725 ईस्वी तक शासन करते हैं। और फिर परवर्ती गुप्त शासकों में अंतिम शासक होते हैं कन्नौज नरेश यशोवर्मन द्वारा परवर्ती गुप्त राज्य का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाता है। मगध के इतिहास में परवर्ती गुप्त वंश का अपना स्थान है। इस वंश के राजाओं ने चक्रवर्ती गुप्तों के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण किया, मगर उनसे इनका कोई रिश्ता नहीं था। फिर गौड़ नरेश शशांक आते हैं, ये 606 से 637 ईस्वी के बीच में इनका शासन होता है। शशांक बंगाल के यशस्वी शासक था और जिसने उस प्रदेश की सीमाओं से बाहर अपना राज्य विस्तार किया। एक साम्राज्य की स्थापना करने वाला वह बंगाल का पहला शासक था। उसने कन्नौज तक अपनी विजय पताका फहराई। उसने बंगाल के उस राजनीतिक महानता का मार्ग प्रशस्त किया जो पाल शासकों के शासन काल में चरम उत्कर्ष पे पहुंचता है। उसका वंश अज्ञात है और गुप्त वंश के साथ उसको संबंधित करना केवल अनुमान है। उत्पत्ति उसकी चाहे जिस वंश में भी हुई हो, इतना तय है कि 606 ईस्वी के पूर्व ही वह गौड़ अथवा पश्चिमी और उत्तरी बंगाल का शासक बन चुका था। उस समय पूर्वी और दक्षिणी बंगाल को वंग कहा जाता था और बाद में वंग समस्त बंगाल का
सूचक बन गया। शशांक की राजधानी कर्ण सुवर्ण थी और इसकी पहचान मुर्शिदाबाद जिले के रांगामाटी नामक कस्बे से किया जाता है। आरंभ में वह महासामंत था तथा स्वतंत्र शासक बनने पर उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि पूर्वी दक्षिणी बंगाल उसके राज्य के अंतर्गत थे अथवा नहीं। पश्चिम में उसका राज्य मगध तक और दक्षिण में उड़ीसा की चिल्का झील तक अवश्य था। पश्चिम की ओर साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में शशांक को मौखरी शासकों से संघर्ष करना पड़ता है। उसने मौखरियों के शत्रु एवं मालवा के शासक देवगुप्त से संधि कर लिया था। देवगुप्त ने अपने मौखरी प्रतिद्वंदी ग्रह वर्मा को पराजित करके मार डाला और अपने मित्र के सहायता के लिए आगे बढ़कर शशांक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस पर राज्यवर्धन, जो उन्हीं दिनों थानेश्वर का शासक बना था और अपनी बहन राजश्री ग्रह वर्मा के मारे जाने के फलस्वरूप विधवा हो गई थी, उसने शशांक पर आक्रमण कर दिया। घटनाओं का क्रम क्या रहा यह निश्चय कहना कठिन है, पर राज्यवर्धन को शशांक अथवा उसके अनुचरों ने मार डाला। राज्यवर्धन के इस प्रकार मारे जाने पर उसके अनुज उत्तराधिकारी हर्षवर्धन ने कामरूप यानी असम के शासक भास्कर वर्मा से संधि कर ली, जो शशांक की शक्ति से भयभीत था और उसके विरुद्ध हर्षवर्धन की सहायता के लिए आकांक्षी था। इस प्रकार दोनों ओर से घिर जाने के बाद शशांक को हटकर अपनी राजधानी वापस आना पड़ता है। शशांक का गौड़, मगध और चिल्का झील तक उत्कल यानी उत्तर उड़ीसा तक उसका अधिकार जो है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक बना रहता है। शशांक की मृत्यु 619 ईस्वी में जब हो जाता है तो फिर 637 ईस्वी के या 637 ईस्वी के पूर्व कभी हुआ होगा उसकी मृत्यु। यदि ह्वेनसांग की बात को प्रमाण माने तो शशांक की मृत्यु लगभग 637 ईस्वी में ही हुई थी। ह्वेनसांग का कहना है कि 637 ईस्वी में जब उसने बोधि वृक्ष को देखा था तो उस समय ही शशांक की मृत्यु हुई थी और उसके साथ ही उसका वंश और राज्य दोनों का ही अंत हो जाता है। उसके सिक्कों से स्पष्ट है कि शिव भगवान का उपासक था, किंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग उसके बौद्ध धर्म से विद्वेष और बौद्धों पर अत्याचार की कहानियों में कितनी सत्यता है यह निश्चय कह पाना कठिन है। ह्वेनसांग के अनुसार शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था एवं समीप के एक मंदिर से बुद्ध की मूर्ति को हटवाकर उसके स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी। इसी तरह के उसने कई कार्य किए। महायान बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प में भी कहा गया है कि उसका चित्रण बौद्ध द्रोही के रूप में होना चाहिए। पवित्र बौद्ध अवशेषों को उसने जलाया और विहारों व समाधियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। शशांक को बौद्ध द्रोही सिद्ध करने वाले सभी साक्ष्य बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, अतः उसके विवरण को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। तो ये समकालीन थे, ये जिसमें गौड़ नरेश शशांक की हमने चर्चा की, मगध और मालवा के परवर्ती गुप्त उत्तर गुप्त की हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इसके पहले हम लोगों ने कन्नौज के मौखरी राजवंश की चर्चा की। अब इसके बाद फिर जो बात आती है कि हर्ष का प्रशासन। अब हर्ष के प्रशासन के बारे में अगर हम लोग बात कर दें तो हर्ष विजेता और साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ आपको पता है वह एक कुशल प्रशासक भी था। उसकी शासन व्यवस्था की जानकारी के मुख्य स्रोत हमारे पास जो हैं वह बाणभट्ट का हर्षचरित, ह्वेनसांग का यात्रा विवरण सियुकी के नाम से जाना जाता है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र है और मधुबन ताम्रपत्र के लेख हैं। हर्षवर्धन ने किसी नई शासन प्रणाली को जन्म तो नहीं दिया था, उसने गुप्त शासन प्रणाली को ही कुछ परिवर्तनों के साथ अपना लिया था। राजा अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करता था। हर्षचरित में महाराजा हर्ष को
सर्वदेवता अवतार अर्थात सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। सम्राट कार्यपालिका का प्रधान अध्यक्ष होता था, न्याय का प्रधान न्यायाधीश होता था और सेना का सबसे बड़ा सेनापति होता था। शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी हर्ष निरंकुश नहीं था। उसका राजत्व संबंधी आदर्श अत्यंत ऊंचा था। बांसखेड़ा और मधुबन दान पत्रों में हर्ष अपनी प्रजावत्सलता का परिचय इन शब्दों में देता है। शब्द क्या थे? तो लक्ष्मी का फल दान देने एवं दूसरों के यश की रक्षा करने में है। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से प्राणियों के हित के हेतु कार्य करना चाहिए। मौर्य सम्राट अशोक की भांति हर्ष भी व्यक्तिगत रूप से शासन के विविध कार्यों में भाग लेता था। ह्वेनसांग के शब्दों में हर्ष का संपूर्ण दिन 3 भागों में बटा हुआ था। एक भाग वे प्रशासनिक कार्य में लगाता था तथा शेष 2 भागों को धार्मिक कार्यों में व्यतीत करता था। अधीनस्थ शासक महाराज या महासामंत कहे जाते थे। प्रशासन में सामंतों को विशेष स्थान था। बाणभट्ट की रचनाओं हर्षचरित तथा कादंबरी में विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है, जैसे सामंत हुए, महासामंत हुए, आप्त सामंत हुए, प्रधान सामंत हुए, शत्रु सामंत हुए और प्रति सामंत हुए। बांसखेड़ा और मधुबन दान पत्रों में महासामंत स्कंदगुप्त एवं महा सामंत महाराज ईश्वर गुप्त के नाम प्राप्त होते हैं। वे समय समय पर राजा के राजसभा में उपस्थित होते थे, विभिन्न समारोहों में भाग लेते थे और युद्ध के अवसर पर सम्राट को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। बच्चों, हर्ष काल तक आते आते सामंत शब्द जो है वह भूस्वामी, अधीनस्थ राजाओं और उच्च अधिकारियों के लिए होने लगा था, जो महाराज के अंतर्गत होते, जो महाराज के अधीन होते थे। पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति लेख से हमें पता चलता है कि हर्ष की सेना में बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली सामंत सम्मिलित थे। स्पष्ट है, हर्षकालीन प्रशासन पूर्ववर्ती शासन की तुलना में अधिक सामंती और विकेंद्रित हो गया था, केंद्रित नहीं था। सम्राट की सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था और मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था, जो पहले भी कहते थे हम लोग। हर्षवर्धन के समय में भंडे उसका प्रधान सचिव थे। हर्षवर्धन के विदेश सचिव का नाम आवंती था। विदेश सचिव को महासंधि विग्रहिक कहा जाता था। उसके प्रधान सेनापति या महासेनापति का नाम सिंहनाद था। हर्ष के समय में अश्वारोही सेना के सर्वोच्च अधिकारी को बृहदश्वर का नाम कहा जाता था। कुंतल एवं गज सेना के प्रधान का नाम स्कंदगुप्त था। ह्वेनसांग के अनुसार साधारणतः मंत्रियों एवं केंद्रीय कर्मचारियों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें एक भूमिखंड दे दिया जाता था और जिससे वो लगान वसूल करते थे और उससे उनका काम चलता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया गया था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। बांसखेड़ा के ताम्रलेख में अहिच्छत्र भुक्ति एवं मधुबन ताम्रलेख में श्रावस्ती भुक्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। हर्ष के समय में कुल कितने प्रांत थे या भुक्ति थे, इसका उल्लेख तो नहीं मिलता। भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। फिर पूर्व की भांति भुक्ति का विभाजन विषय या जिला में किया गया। इसके प्रधान को विषयपति कहा जाता था। विषय के अंतर्गत कई पथक होते थे जो आजकल के तहसील के बराबर हैं। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी और ग्राम प्रशासन का प्रधान महत्तार कहलाता था और उसकी सहायता के लिए अक्ष पटलिक यानी पटवारी एवं कर्णिक अर्थात लिपिक होते थे। प्रशासन मृदु सिद्धांतों पर आधारित था। प्रशासन की मांगें कम थी और लोगों से बेगार नहीं लिए जाते थे। ह्वेनसांग के अनुसार शासन का संचालन ईमानदारी से होता था और लोग परस्पर प्रेम
और सद्भाव से रहते थे, परंतु सड़कों पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित नहीं था। ह्वेनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस गया था। दंड विधान गुप्त काल के अपेक्षा कठोर था। सामाजिक, नैतिक और सदाचार के विरुद्ध किए गए अपराधों में नाक, कान, हाथ, पैर आदि काट दिए जाते थे। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंड पाशिक एवं दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। गुप्तचर विभाग के कर्मियों को सर्वगतः कहा जाता था। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख है: भाग, हिरण्य और बलि। भाग भूमि कर था, हिरण्य नगद लिया जाने वाला कर था और बलि संभवतः एक प्रकार का धार्मिक कर था। राजकीय भूमि से जो आय होते थे उसे 4 प्रकार से खर्च किया जाता था। एक भाग धार्मिक एवं सरकारी कार्यों के लिए, दूसरा भाग राजकीय पदाधिकारियों के ऊपर, तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार देने में और चौथा भाग विविध संप्रदायों को दान देने में। हर्षवर्धन के पास एक विशाल सेना थी जो सामंतों एवं अधीनस्थ राजाओं के सहयोग से बनाई गई थी। ह्वेनसांग के अनुसार उसकी सेना में 60,000 हाथी और 1 लाख घोड़े थे। सेना के सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग विभाग रण भंडागार अधिकरण और जिसका प्रधान रण भंडागारिक कहलाता था। समग्रतः कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन ने गुप्तों की शासन प्रणाली का ही अनुकरण किया। उसमें वह गुप्त शासन के समान उदारता, सुरक्षा एवं लोकोपकारिता नहीं स्थापित कर सका। हर्ष का प्रशासन मौर्य सम्राटों के समान सुसंगठित भी नहीं था। हर्ष के शासन प्रणाली देश की सामंत प्रणाली की अग्रगामी थी। अब हम लोग अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से हर्षकालीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। कृषि जनता की जीविका का मुख्य आधार था। ह्वेनसांग के अनुसार अन्न एवं फलों का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता था। उत्तर पश्चिम में ईख, गेहूं तथा मगध व उसके पूर्व में चावल उपजाया जाता था। भूमि का अधिकांश भाग सामंतों के हाथ में था। कुछ भूमि ब्राह्मणों को दान के रूप में भी दिया जाता था। बांसखेड़ा एवं मधुबन ताम्रपत्र लेख में हर्ष द्वारा ग्राम दान दिए जाने का विवरण प्राप्त होता है। भूमि के अनुदान 2 प्रकार के थे, एक धर्मनिरपेक्ष भूमि अनुदान। इस तरह का भूमि अनुदान अधिकारियों को या तो वेतन के बदले या उनकी सेवाओं के बदले पुरस्कार स्वरूप दिए जाते थे। सर्वप्रथम मनुस्मृति गुप्त पूर्वकालीन में भूमि अनुदान के रूप में राजकीय अधिकारियों के वेतन भुगतान के संबंध में उल्लेख प्राप्त होता है। दूसरा धार्मिक अनुदान था जो ब्रह्मदेय या अग्रहार कहा जाता था, और इस तरह का भूमि अनुदान केवल ब्राह्मणों को मिलता था जो कर मुक्त होता था। भूमि के 3 प्रकार थे। परती भूमि, इस प्रकार की भूमि राज्य के अधिकार में होता था, सामान्यतः वेतन के रूप में दिया जाता था। दूसरा जोत भूमि, इस प्रकार की भूमि में राज्य के अधिकार में होते थे और इसे भी दान में दिया जा सकता था, किंतु ऐसा बहुत कम होता था क्योंकि राज्य को इससे आय होती थी। और तीसरा है निजी भूमि। इस प्रकार की भूमि पर निजी स्वामित्व होता था। स्वामित्व के आधार पर भूमि के जो प्रकार थे, विवरण थे, वो इस प्रकार है। जैसे शाक्त, ये व्यक्तिगत या कृषक के स्वामित्व वाली भूमि होते थे। कौटुंबिक, जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे कृषक परिवार का स्वामित्व होता था, वो उस तरह का था। प्रकृष्ट या कृष्ट, ये विभिन्न शासकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि थी। सटक, कौटुंबिक, किसी काश्तकार या उच्च कोटि के व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले दिया जाता था। प्रचलित पट्टों के अनुसार 3 प्रकार के गांव होते थे, एक सामान्य ग्राम, दूसरा ब्रह्मदेय ग्राम और तीसरा देवदान ग्राम। सामान्य ग्राम में ऐसे ग्रामों की संख्या सबसे ज़्यादा थे। इन गांवों में विभिन्न जाति के लोग रहते थे और भू राजस्व के रूप में कर देते थे।
ब्रह्मदेह गांव की अगर चर्चा करें तो ऐसे ग्राम किसी एक ब्राह्मण या ब्राह्मण समूह को दान में दे दिया जाता था। कर मुक्त होते थे। स्पष्टतः ब्रह्मदेह या अग्रहार भूमि अनुदान इसी से संबंधित था। और देवदान ग्राम किसी मंदिर को दान कर दिया जाता था। एरी पत्ती अर्थात जलाशय की भूमि केवल दक्षिण भारत में ये प्राप्त होता है। ऐसी भूमि व्यक्तिगत लोगों द्वारा दान में दी जाती थी, जिससे प्राप्त राजस्व का प्रयोग गांव के जलाशय के रख रखाव में होता था। हर्षकालीन भारत में कृषि के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थे। सिंचाई के लिए घंटे यंत्र या रहट, तुला यंत्र मतलब जल पंप का उल्लेख प्राप्त होता है। कृषि के अतिरिक्त उद्योग धंधे और वाणिज्य व्यापार उन्नति पर थे। व्यापार वाणिज्य का कार्य श्रेणियों द्वारा किया जाता था। विभिन्न व्यवसायों के लिए अलग अलग श्रेणियां थे। वे अपने सदस्यों को व्यवसाय की भी शिक्षा देते थे। बाण भट्ट के हर्षचरित में उल्लेख मिलता है कि राजश्री के विवाह के समय निपुण कलाकारों की श्रेणियां राजमहल को सजाने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। प्रमुख स्थानों पर बाजार लगता था और वस्तुओं का खरीद बिक्री होता था। एक कोई जगह निश्चित कर दिया गया और वहां पर सारी उपभोग की वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी। कुछ नगर अपने व्यापार के कारण काफी समृद्ध हो गए थे। ह्वेनसांग के अनुसार स्थानेश्वर देश की समृद्धि का मुख्य कारण वहां का व्यापार था। मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उज्जैन या उज्जैनी और कन्नौज भी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उज्जैनी के निवासियों को कोट्याधीश यानी करोड़पति बताया गया है। वहां के बाजारों में कीमती हीरे जवाहरात एवं मड़िया बिक्री के लिए सजी रहती थी। देश में सोने एवं चांदी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। सिक्के विनिमय के माध्यम थे, किंतु इस काल में बहुत कम सिक्के मिलते हैं, जो वाणिज्य के पतनोन्मुख दशा का सूचक है। हर्षकालीन कुछ सिक्के भितौरा से जरूर प्राप्त हुए हैं। देश के आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार का व्यापार होता था। थल और जल मार्गों का उपयोग किया जाता था। कपिसा का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग ने लिखा है कि वहां भारत के प्रत्येक कोने से व्यापारिक सामग्रियां पहुंचाई जाती थी। यहां से भारतीय व्यापारी पश्चिमी देशों को जाते थे। कश्मीर से होकर मध्य एशिया एवं चीन तक पहुंचा जाता था। पूर्वी भारत में अगर बात करें तो ताम्रलिप्ति और पश्चिमी भारत में भड़ौच प्रसिद्ध बंदरगाह थे। यहाँ से एक मार्ग पश्चिम की भी ओर जाता था। चीन एवं पूर्वी द्वीप समूहों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। यद्यप साहित्य में हर्षकालीन भारत के समृद्धि का चित्रण प्राप्त होता है, लेकिन पुरातात्विक प्रमाणों से इस बात की जानकारी मिलती है कि आर्थिक दृष्टि से यह पतन का काल था। अहिच्छत्र एवं कौशाम्बी जैसे नगरों की खुदाइयों के उत्तर गुप्तकालीन स्तर उनके पतन की सूचना देते हैं। इस काल में मुद्राओं एवं श्रेणियों के मोहरों का घोर अभाव देखने को मिलता है। इन सब प्रमाणों से हम कह सकते हैं कि यह काल व्यापार वाणिज्य के पतन का काल था और समाज उत्तरोत्तर कृषि मूलक समाज होता जा रहा था। तो बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम लोगों ने हर्षकालीन प्रशासन के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बात किया। जब अगली बात करेंगे तो हम लोग हर्षकालीन समाज की बात करेंगे, उनके समय के साहित्य की बात करेंगे और अंततः मूल्यांकन की बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।